हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को डिफ्यूजन प्रोसेस और ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में बताया था। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस में तो आप लोगों को बताया था कि जो वाटर होता है उसका क्या होता है, जैसे CO2 बोल सकते हो, वाटर बोल सकते हो, और ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर जो है वो मूव करती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। जो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है वो डिफ्यूजन कहलाती है। ओके, इसका डायग्राम भी बनाकर बताया था। ऑस्मोसिस में बताया कि ऑस्मोसिस जो होता है ये एक पैसेज ऑफ वाटर होता है। ठीक है, फ्रॉम ए हाई वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां तक आप लोगों को बता चुके थे। आगे चलते हैं, ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट्स की बात करेंगे। ओके, तो लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं राहुल सर। किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल क्या होते हैं? एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्लांट की रूट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन। लिखिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बाय प्लांट रूट्स। ओके, प्लांट की जो रूट्स है उसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। आगे लिखिएगा टेक्स प्लेस थ्रू, क्या लिखा? टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आगे की तरफ चलते हैं, बात करेंगे। यहां तक हो चुका है आप लोगों के। अब आप लोगों को डिफरेंस बताएंगे राहुल सर कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो हेडिंग डालिएगा डिफरेंसेस बिटवीन। किस किस में डिफरेंस होगा? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, एक तरफ लिखे आप डिफ्यूजन, इधर लिखे आप डिफ्यूजन, इधर लिखे आप ऑस्मोसिस। ओके, एक तरफ लिख दिया डिफ्यूजन, एक तरफ आपने ऑस्मोसिस लिख दिया। ओके, तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी मीडियम में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। और ऑस्मोसिस केवल आपके लिक्विड मीडियम में होता है। तो इसमें लिखिएगा डिफ्यूजन में इट ऑक्योर्स, ठीक है, इट ऑक्योर्स इन एनी मीडियम। इट ऑक्योर्स इन एनी मीडियम दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, फर्स्ट पॉइंट आ जाइए, डिफ्यूजन में लिख दिया, ऑस्मोसिस में आ जाइए। फर्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑक्योर्स, इसमें लिखिएगा इट कैन ऑक्योर, OCCUR, इट कैन ऑक्योर ओनली इन लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में ही होता है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी स्टेट में डिफ्यूज हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा एक लाइन छोड़ करके, डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी इन एनी स्टेट। सेकेंड पॉइंट ऑस्मोसिस में लिखिएगा कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो मैंने बताया था आपको कि सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन रीजन, मूव फ्रॉम, लिखिएगा मॉलिक्यूल्स के बाद में मूव फ्रॉम
one region to another region. थर्ड पॉइंट आ जाइए डिफ्यूजन में, दो तो आपको लिखवा दिए, थर्ड पॉइंट लिखिएगा सेमी परमीबल मेम्ब्रेन इज नॉट एसेंशियल, ओके, लेकिन ऑस्मोसिस में वो जरूरी होती है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा डिफ्यूजन में सेमी परमीबल मेम्ब्रेन इज नॉट एसेंशियल। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन जो है वो एसेंशियल नहीं होती है यहां पर, हेयर। थर्ड पॉइंट इसमें लिखिएगा ऑस्मोसिस में प्रेजेंस ऑफ ए, यानी कि जरूरी होती है, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ ए सेमी परमीबल, प्रेजेंस ऑफ ए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन is a necessity, NECESSICITY, नेसेसिटी, ओके, मतलब जरूरी होता है। मतलब कहने का मतलब ये डिफ्यूजन में जरूरी नहीं है परमीबल मेम्ब्रेन, लेकिन ऑस्मोसिस में वो कंपलसरी होती है। डिफ्यूजन में लिखिएगा डिफ्यूजन जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के सिस्टम, किसी भी सिस्टम में कोई भी सब्सटेंस हो उस पर डिपेंड नहीं होता है। इसमें लिखिएगा डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट ऑन, किस पर, ऑन द प्रेजेंस, PRESENCE, डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस of any other substance in the system, ओके, किसी भी सिस्टम में कोई भी सब्सटेंस हो दूसरे सब्सटेंस पर वो डिफ्यूजन डिपेंड नहीं करता है, ओके। फोर्थ पॉइंट आ जाइए ऑस्मोसिस पे, इसमें लिखिएगा कंसंट्रेशन of the solution, concentration of the solution decided by the presence, PRESENC, decided by the presence of solute, क्या लिखा, concentration of the solution decided by the presence of solute मॉलिक्यूल्स, अगेन आई रिपीट, कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है तो वो निश्चित की जाती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, आगे लिखिएगा मॉलिक्यूल्स, ओके, डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ वाटर, determines flow of water or solvent molecules, flow of water or solvent molecules। आगे चलें, फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं। डिफ्यूजन में एक पॉइंट है, जितने पॉइंट याद है मुझे या जितने पॉइंट मुझे पता है लगभग वो सारे लिखवा रहा हूं। तो 4 पॉइंट के बाद आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पर। जो एनर्जी जो होती है डिफ्यूजन की मॉलिक्यूल्स की, वो इवेंचुअली क्या होती है, अचीव्ड की जाती है सिस्टम के थ्रू, यानी कि इसमें लिखिएगा फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजन, क्या लिखा, फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स इज, free energy of diffusion molecules is eventually EVENTUALLY is eventually achieved in the
सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो फ्री एनर्जी है, डिफ्यूजन की जो फ्री एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, वो क्या की जाती है, रख ली जाती है। ऑस्मोसिस में हो चुके हैं 4 पॉइंट, आ जाइए 5th पॉइंट पर। इसमें लिखिएगा सच एन इक्विलिब्रियम, सच एन EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम, ओके, is never achieved, ACH। तो क्या लिखा, सच एन इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड इन ऑस्मोसिस है, इन ऑस्मोसिस, ओके। तो देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में जो डिफरेंसेस है कि किसी भी मीडियम में हो सकता है, ये केवल लिक्विड मीडियम में होता है। डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स किसी भी स्टेट में मूव करते हैं, ये केवल एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करते हैं। डिफ्यूजन में सेमी परमिनल मेम्ब्रेन आवश्यकता नहीं होती, ऑस्मोसिस में जबकि इसकी प्रेजेंस होना जरूरी होता है। डिफ्यूजन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता किसी भी सब्सटेंस की प्रेजेंस पर, जबकि ऑस्मोसिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिसाइड करता है। और डिफ्यूजन जो है वो फ्री एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होती है वो अचीव कर ली जाती है सिस्टम के अंदर, ओके। जबकि ऑस्मोसिस में सच एन इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड इन ऑस्मोसिस, ठीक है, कंपलसरी ये नहीं होता है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन पर। उसके लिए हमें इसे रफ करना होगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो ही चुका है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शेल वॉल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ओके। चलते हैं शेल वॉल, हेडिंग डालिए शेल वॉल, कोशिका भित्ति या कोशिका की दीवार। हिंदी होती है इसकी कोशिका की दीवार या कोशिका भित्ति। तो देखिए सेल वॉल होती क्या है, देखिए भैया सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है पहली बार। ये नॉर्मली जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर टाइट होती है यानी कि रिजिड ठोस होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर की तरफ ये पाई जाती है। फिर दूसरी बात आती है कि शेल वॉल प्रोवाइड क्या करवाती है, ये जो प्रोवाइड करवाती है वो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन देती है, और एक फिल्टर जैसे हम चाय छानने की छलनी काम में लेते हैं, ऐसे ही ये फिल्टरिंग मैकेनिज्म में काम करती है। ये नॉन लिविंग या बोल सकते हैं फ्री परमेबल मॉलिक्यूल्स में होती है, और प्लांट शेल की जो शेप है उसको शेप देती है, मतलब प्लांट शेल जो होती है, प्लांट की शेल को ये शेप प्रोवाइड करवाती है, और सेल का जो बोल सकते हैं डेसिकेशन भी ये प्रिवेंट करती है, ओके। और सेल के लिए जो वेसल्स होती है, वेसल्स यानी उसकी जो वाहिनियां होती है, उनकी जो प्रेशर होता है उन पे भी ये काम करती है, ओके। तो इसमें लिखिएगा शेल वॉल, यहां से लिखिएगा शेल वॉल, हेडिंग आपने लिखी थी। जो मैंने बोला था कि शेल वॉल किस में पाई जाती है, इज लिखिए शेल वॉल इज फाउंड इन, किस में पाई जाती है, फाउंड ओनली इन प्लांट शेल। एनिमल शेल में इसका कोई काम नहीं है, कोई भी रोल नहीं है एनिमल शेल में, प्लांट शेल में ही पाई जाती है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद इट इज नॉर्मली, ओके। ये जो नॉर्मली कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होती है, बट करती क्या है, फ्लेक्सिबल होती है बट समटाइम्स RIGID, रिगिड, रिगिड का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। रिगिड स्ट्रक्चर, समटाइम्स इट इज बोल सकते हैं समटाइम्स ए रिगिड स्ट्रक्चर जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा, क्या लिखा, रिगिड स्ट्रक्चर जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कभी कभी कैसी होती है, बहुत टाइट नजर आती है। आगे लिखिएगा इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करवाती है, इट प्रोवाइड्स द शेल्स, ये जो प्रोवाइड करवाती है शेल्स को विद सपोर्ट, SUPPORT,
तो ये क्या प्रोवाइड करवाती है, शेल्स को सपोर्ट देती है एंड प्रोटेक्शन भी देती है। सपोर्ट कॉमा आगे लिखिएगा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है एंड, और क्या देती है, सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, और ऑल्सो एक्ट, ये काम करती है किसकी तरह, एज ए, मैंने बताया था चाय छानने की जैसे ये होती है छलनी, जैसे फिल्टरिंग मैकेनिज्म, एक्ट एज ए फिल्टरिंग मैकेनिज्म, फिल्टरिंग मैकेनिज्म पर ये वर्क करती है। ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, नॉन लिविंग में होती है इट इज, ओके, इट इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली, ये नॉन लिविंग होती है एंड क्या लिखा, फुल स्टॉप के बाद ये लिखी दिया, फिल्टरिंग मैकेनिज्म पर वर्क करती है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इट इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल टू ऑल, फ्रीली परमिएबल टू ऑल, फ्रीली परमिएबल टू ऑल मॉलिक्यूल्स, फुल स्टॉप। ओके, और क्या डिटरमाइन करती है, अगला स्टार लगा करके लिखिएगा, इट डिटरमाइंस, स्टार लगा करके लिखिएगा, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ प्लांट शेल, द शेप ऑफ प्लांट शेल, ये डिटरमाइन करती है प्लांट शेल की शेप को, एंड प्लांट की जो शेल होती है उसकी शेप को डिटरमाइन करती है, एंड प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ शेल, DESICATION, डेसिकेशन ऑफ शेल्स। ओके, यानी कि शेल्स के डेसिकेशन और उसकी प्रिवेंटिविटी, या बोल सकते हैं प्लांट शेल की जो शेप है उसको ये डिटरमाइन करती है। यहां तक तो मैंने लिखवाया, और भी इसका काम है, अगला स्टार लगा करके लिखिएगा, वेसल्स के प्रेशर को हैंडल करती है, इट हैज, अगला स्टार लगा करके लिखे, इट हैज अनोदर फंक्शन, इट हैज अनोदर मेजर फंक्शन, और भी फंक्शन मैं बताऊंगा, इट हैज अनोदर मेजर फंक्शन, इसका दूसरा काम भी है। तो राहुल सर ने ये लिखवाया, इट हैज अनोदर, ये ANOTHER, अनोदर मेजर फंक्शन, कौन सा है, ऑफ एक्टिंग, काम करने का है, बट किस तरीके से, एक प्रेशर वेसल्स की तरह, एज ए प्रेशर वेसल्स, तो एक्टिंग एज ए प्रेशर वेसल्स किसके लिए, फॉर द शेल। ओके, यानी कि शेल्स के लिए प्रेशर वेसल्स की तरह ये एक्ट करती है। चलेंगे आगे, बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। ओके, तो यहां तक तो राहुल सर ने लिखवा ही दिया है, इट हैज अनोदर मेजर फंक्शन ऑफ एक्टिंग, मतलब शेल्स के लिए क्या काम करती है, जो प्रेशर वेसल्स होती है उसकी तरह ये एक्ट करती है। ठीक है, आगे चलेंगे स्ट्रक्चर पर, हेडिंग डालें स्ट्रक्चर। शेल वॉल की स्ट्रक्चर भी आप लोगों को डिटेल से बताई जाएगी। तो इसमें पहली बात तो शेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है बात करते हैं, ये 3 लेयर से कंसिस्ट होती है। ओके, एक तो होती है इसकी प्राइमरी शेल वॉल बोल सकते हैं, मिडिल शेल वॉल बोल सकते हैं, और एक सेकेंडरी शेल वॉल हम लोग बोल सकते हैं, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी। ओके, अब प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी शेल वॉल होती है, जनरली फ्लेक्सिबल होती है, पतली होती है। जो बीच वाली होती है वो इंटरफेस करती है किसके बीच में, प्लांट शेल और उसे जो बाइंड करता है, मतलब 2 प्लांट शेलों के बीच का। और सेकेंडरी शेल वॉल जो करती है वो क्या करती है, मैच्योरिटी करती है, या एक मोटी लेयर होती है जिसे सेकेंडरी शेल वॉल बोला जाता है। तो यहां पर स्ट्रक्चर में लिखिएगा देयर आर, ठीक है, देयर आर 3 लेयर्स, there are 3 layers in a shell wall। तो क्या लिखा, there are 3 layers in a shell wall। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे
आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ और प्लांट सेल जो आप लोगों के सेल वॉल है इसकी स्ट्रक्चर भी आप लोगों को डिटेल से समझाई जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।